नमस्कार दोस्तों। जब से टेलीविजन चैनलों के 14 एंकर्स का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है, उनके कार्यक्रम, उनके इवेंट, उनके शोज में अपने प्रवक्ताओं और नेताओं को नहीं भेजने का ऐलान किया है, तब से न्यूज रूम में खलबली है। चैनलों के संपादकों के बीच बेचैनी है, मालिकों में बेचैनी है कि अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्या गठबंधन के नेता या मुख्यमंत्री क्या और कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्या 8-10 और एंकर्स की लिस्ट आ सकती है। क्योंकि ये खबरें छन छन कर आ रही है कि कुछ ऐसे एंकर्स जो नफरती एजेंडे वाली बहसों के लिए या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली पत्रकारिता के लिए या हर रोज लगातार ऐसे ही मुद्दों को उछालकर एजेंडा सेट करने के लिए बीजेपी नेताओं से सेटिंग करके विपक्ष को निशाना बनाने के लिए हर रोज अपने कार्यक्रम करते हैं, ऐसे कुछ एंकर्स छूट गए हैं। तो यह बेचैनी भी है कि वो एंकर्स कौन से होंगे, क्या अगली लिस्ट आ सकती है, किसका नाम हो सकता है। कुछ आकलन और कयास है, कुछ नाम मेरे पास भी आ रहे हैं छन छन कर कि ये 7-8 लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी बेचैनी एक है जो चैनल के मालिकों में है, संपादकों में है, कि उनके शोज का बहिष्कार जब से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कर दिया है, तब से अब शोज में पंचिंग बैग नहीं है, सामने कोई शिकार नहीं है, कोई निशाना नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो फिर टारगेट प्रैक्टिस करें कैसे। और एक छवि भी खराब हो रही है, बाहर जनता के बीच संदेश जा रहा है कि फला 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 एंकर्स का जनता ने बहिष्कार कर दिया है। चुनावी मौसम है, 2.5 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान खास है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव अभी से 7-8 महीने बाद। इन एंकर्स को मैदान में जाना है, शोज करने हैं, पब्लिक के बीच तरह तरह के कार्यक्रम करने हैं, इवेंट करने हैं। तब क्या होगा, ये भी बेचैनी और चिंता है। कहीं पब्लिक ने विरोध करना शुरू कर दिया, कहीं पब्लिक ने उनके लाइव शो के दौरान विरोध कर दिया, हंगामा कर दिया, तो क्या होगा। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन बन रहा है कि ये 14 एंकर्स गठबंधन दलों या उनकी राजनीति कहें या मोदी के समर्थन में आकर सांप्रदायिक पत्रकारिता कर रहे थे, या ऐसी छवि बन रही है। तो अब इस छवि से कैसे निकला जाए, क्या वो तरीका हो कि वो जो 14 एंकर्स हैं उनका बहिष्कार, उनका बॉयकॉट वापस लिया जाए। कैसे इंडिया गठबंधन अपने फैसले पर पुनर्विचार भी करे और दूसरी लिस्ट भी ना आए। तो ये चिंतन और चिंता के बीच पता चला कि आज जो मालिकों की संस्था है, न्यूज चैनल्स के मालिकों की संस्था, जो अब जिसका नाम अब NBDA है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसका पहले नाम NBA था, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आया तो उन्होंने नाम NBA से NBDA किया। उस संस्था के मालिक उसमें मेंबर्स होते हैं, CEOs होते हैं, उनकी भी कोई बैठक हुई। जो मेरे पास अपुष्ट जानकारी है कि उस बैठक में भी इस पर बात हुई कि जिस ढंग से अमिश देवगन हो, अमन चोपड़ा हो, सुधीर चौधरी या और जिन लोगों को का बहिष्कार किया गया है, उस पर क्या अगली रणनीति हो, कैसे प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, कैसे दबाव बनाएं इंडिया गठबंधन का, क्या उनका हम टोटल बहिष्कार कर दें, कैसे ऐसा प्रेशर बनाएं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। ये उस बैठक में आज इस पर कोई चर्चा हुई है। खबर यह भी है कि उस बैठक में कुछ ऐसे भी चैनल के मालिक कहें या CEO उनकी तरफ से नुमाइंदे थे जो इसके पक्ष में नहीं थे कि अमिश देवगन या अमन चोपड़ा जैसे एंकर्स का पक्ष लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो नफरती पत्रकारिता करते हैं, एक तरफा करते हैं और बहुत निम्न स्तर तक करते हैं। ये उस मीटिंग में भी ऐसी जानकारी अपुष्ट है कि ऐसी कोई बात हुई है, और ऐसे भी NBDA ने भी अमन चोपड़ा पर पहले एक बार पेनल्टी लगाया था और घोषित तौर पर उसके जितने शोज हैं ऐसे ही। लेकिन एक खास बात और हुई है। आज से करीब 13 साल पहले, 13-14 साल पहले 2009 में एक संस्था बनी थी, 9 के आखिर में, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, BEA, और उसमें जितने चैनल्स के एडिटर्स थे उस संस्था के सदस्य थे। उसका चुनाव होता था 2 साल, अगर मुझे ठीक से याद है 2 साल का टेन्योर था, टर्म था, 2 साल के बाद चुनाव होता था। शुरुआती दिनों में साजी जमा जो स्टार न्यूज़ तब था, बाद में ABP न्यूज़ हुआ, उसके जो एडिटर थे वो प्रेसिडेंट थे NK सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट थे, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी देखते होंगे, वो महासचिव थे, और बाकी सारे लोग उसमें एग्जीक्यूटिव में और उसमें सचिव, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ये सब थे। 2017 में उस BA का एक इलेक्शन हुआ था। उसके बाद से 2017 से अभी हमें 2023 में, और अगर मुझे ठीक से याद है तो 2017 के अगस्त में ये इलेक्शन हुआ था, और अभी सितंबर में हैं हम 2023 में, मतलब 6 साल हो गए। 6 साल में उस मीटिंग के उस इलेक्शन के बाद से BA की एडिटर्स के बॉडी की कोई बैठक नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई
किसी मुद्दे पर, किसी एजेंडे पर कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि कल एक मीटिंग रखी गई है एडिटर्स के बॉडी की, जो कंप्लीटली डिफंक्ट है, किसी भी तरह से वो काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, चैनल के परिचालन में, संचालन में या संपादकों के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन में किसी भी तरह से बीए फंक्शनल नहीं है, और ये करीब करीब 5-6 साल से है। लेकिन अब वो बीए जो मैं कह सकता हूं कि मुर्दा संस्था बन चुका है, वो मुर्दा संस्था को सुधीर चौधरी या अमन चोपड़ा या अमीश देवगन या ऐसे एंकर्स को बचाने के लिए, या उनका कवच बनने के लिए, या उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, या इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए, या उनके बहिष्कार को वापस कराने के लिए उस मुर्दा संस्था को जिंदा किया गया है। जिंदा ऐसे किया गया है, होगा कि नहीं वो अलग बात है, ऐसे किया गया है कि कल एक बैठक रखी गई है 6 साल बाद, पहली बार शायद, बीच में कोई हुई होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। उस बीए से मेरा क्या रिश्ता है मैं आगे बताऊंगा। अभी जो बीए के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सुप्रिया प्रसाद, आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर हैं, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज़ डायरेक्टर हैं। सुप्रिया प्रसाद की तरफ से BAEA के जो संपादकों की संस्था थी, उसके जितने सदस्य, मेंबर, अधिकारी, पदाधिकारी जो भी थे, सबको एक मेल गया। मेल मुझे भी आया। खास बात ये अब बता दूं कि 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो मैं उसमें महासचिव चुना गया था, सुप्रिया प्रसाद अध्यक्ष उसके चुने गए थे। चुने क्या, इलेक्शन हुआ ही नहीं, दरअसल क्या कहें, यूनानिमस डिसीजन था। और 2 उसमें उपाध्यक्ष बने थे, दिबांग सीनियर जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी उपाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष अजय कुमार थे, और इसके अलावा उसमें 12-13 और या 14, वो नाम बताऊंगा, 14 ऐसे एग्जीक्यूटिव में लोग थे 2017 अगस्त में। उसके बाद से कोई बैठक हुई नहीं, और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल बाद, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि तब तक स्थितियां बहुत खराब हो गई। ऐसी स्थिति नहीं रह गई कि कोई संपादक किसी से बात करे। अचानक सारे चैनल एकदम क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जैसी स्थिति हो गई। कंटेंट वैसा ही बनने लगा, जहरीले, नफरती, और दुनिया बदल गई। तो मुझे लगता है 1-1.5 साल बाद कुछ उम्मीद थी कि शायद स्थिति बदलेगी, जो नहीं बदली, और एक बार मुझे लगा कि मैंने इस्तीफा दे दिया। ये भी हुआ उस बीच। वो पहले बताऊं इस्तीफे वाली बात, या पहले ये बताता हूं लिखा क्या? चलिए पहले यही बताता हूं। तो अभी मैंने इस्तीफा दे दिया, खैर यहां तक कि बीए से मैंने इस्तीफा दे दिया था, महासचिव पद से, तो मैं अब उसका मेंबर हूं। तो सुप्रिया प्रसाद की तरफ से जो लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने लिखा, डियर बीए कोलिग्स, आफ्टर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम I am writing this mail to you due to corona. Neither any general body meeting held nor BA election were held on time. The recent decision of India Alliance to boycott certain journalists forced us to meet on urgent basis. Therefore, this meeting is called on very short time. This is to invite you all to attend the BA general body urgent meeting scheduled to be held on Tuesday 19 September 2 बजे दिन में इंडिया टुडे ग्रुप के ऑफिस में, जो फिल्म सिटी में है। और एजेंडा फॉर द मीटिंग, इसमें जो सुप्रिया प्रसाद जी की तरफ से लिखा गया, जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से, टू डिस्कस इलेक्शन फॉर न्यू एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बीए, टू डिस्कस बैन ऑन फ्यू जर्नलिस्ट बाय इंडिया अलायंस, जो भी मान, एनी अदर इशू विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्लीज कंफर्म योर प्रेजेंस, योर सिंसियरली सुप्रिया प्रसाद। तो इसमें मेन इशू क्या है? पहली बात कि एक तो कि इलेक्शन पर बात हो, ऑब्वियसली 6 साल हो गए, 2 साल का अगर टर्म था तो इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है ये कहने की बात है, असली इशू यही होगा, टू डिस्कस बैन ऑफ फ्यू जर्नलिस्ट बाय इंडिया। तो अब इस मुर्दा संस्था को, मुर्दा संगठन को, मुर्दा बीए को जिंदा किया गया है इस मेल के जरिए, इस इनविटेशन के जरिए, आमंत्रण के जरिए कि कल लोग आएं, इंडिया टुडे ग्रुप के दफ्तर में बैठें, 2 बजे माथापच्ची करें, और ये रणनीति बनाएं कि कैसे जिन एंकर्स का बहिष्कार किया गया है उनके लिए क्या रणनीति हो, उनका कवच कैसे बने, या जो भी मैंने कहा। तो ये मेल आया। अब मैंने जैसा कहा कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया और ऐसी स्थिति क्यों आई है और ये बेचैनी क्यों है। एक तो एनबीए जो एनबीडीए है उसमें कुछ लोगों की अलग राय, दूसरी बात कि संपादकों पर भी हो सकता है कुछ दबाव हो, एंकर्स की बेचैनी हो, न्यूज़ रूम में ये लग रहा हो कि अब शोज कैसे चलेंगे, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई आएगा नहीं तो जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं ठेलेंगे किसको,
क्योंकि उन्हें ठेलना तो विपक्ष के नेताओं को है। एजेंडा कैसे सेट होगा? कैसे हम सनातन पर 20 दिन तक बहस करते रहे और विपक्ष के नेताओं को एकदम सनातन विरोधी साबित करते रहे? कैसे नफरती एजेंडे में उनको हिंदू विरोधी, पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त घोषित करते हुए विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते रहे? अब वो एजेंडा चलेगा नहीं, तो इसलिए बेचैनी है और उस बेचैनी में ये मीटिंग बुलाई गई। अब जरा सोचिए कि एडिटर्स की जिस बॉडी की मीटिंग 6 साल में नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? अब इस मीटिंग, इस बीए के जो मेंबर्स थे वो बता दूं, जिसमें अब कौन है कौन नहीं। एक तो जो मैंने शायद बताया कि जब सुप्रिया प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे तो मैं महासचिव था, वाइस प्रेसिडेंट में अर्नब गोस्वामी और दिबांग थे, ट्रेजरर अजय कुमार थे जो तब न्यूज नेशन में थे, और उसके बाद इस ऑफिस बेरर में इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में कंवर वहीद नकवी, एनके सिंह, मिलिंद खांडेकर तब एबीपी न्यूज़ में थे, राहुल कंवल इंडिया टुडे के, संजय ब्राटा जी न्यूज़, अब शायद वो इंडिया टुडे में है, सोनिया सिंह एनडीटीवी, दीपक चौरसिया, संजीव पालीवाल आज तक, अभिषेक कपूर रिपब्लिक टीवी, रवि प्रकाश टीवी 9, सुकेश रंजन न्यूज़ 24, नविका कुमार टाइम्स नाउ, भूपेन चौबे CNN न्यूज़ 18, राजेश रैना ईटीवी, ये सब एग्जीक्यूटिव में उस यूनानिमस हुआ था, इसलिए कह सकते हैं चुने गए थे। अब मैंने क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि बीए से सुधीर चौधरी को साल मुझे याद नहीं है, जब भी वो स्टिंग ऑपरेशन वाली कहानी आई थी, 12 था शायद या 11 था, जो भी था, वो स्टिंग ऑपरेशन वाली जब कहानी आई कि नवीन जिंदल के लोगों से 100 करोड़ की वसूली वाला जब वीडियो टेप आया, स्टिंग आया, नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद मैं न्यूज़ 24 में था, मैंने अपने चैनल पर भी खबर चलाई, लगातार मेरा फ़ोनो भी चला, और उसके बाद बीए से सुधीर चौधरी को निकाला गया। निकालने की लंबी प्रक्रिया हुई, मीटिंग्स हुई, एडिटर्स के बॉडी की मीटिंग हुई, मेरे न्यूज़ 24 के दफ्तर में मीटिंग हुई, जितने लोगों के नाम हैं इनमें से ज़्यादातर लोग मेरे दफ्तर में आए, 2 बार मीटिंग हुई, एक बार इंडिया टुडे में मीटिंग हुई, फिर एक कमेटी बनी, कमेटी में अगर मुझे नाम याद है राहुल कंवल, दिबांग और एनके सिंह, 3 लोगों की कमेटी बनी जो देखेगी कि उस स्टिंग ऑपरेशन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधीर चौधरी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। उसके बाद कमेटी ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि नहीं, उस स्टिंग से लग रहा है कि उसमें इस तरह की बात की गई, जो 100 करोड़ की बात की गई, जिसको सुधीर चौधरी भी हमारे दफ्तर आए थे, न्यूज़ 24 के दफ्तर, एक लंबी मीटिंग हुई थी, उन्होंने सफाई दी कि नहीं, मैं उनका स्टिंग कर रहा था, वो मेरा नहीं कर रहे थे, मैं उनका करने गया था, उनको अपने ट्रैप में ले रहा था क्योंकि वो 100 करोड़ का ऑफर कर रहे थे। लेकिन तब हम लोगों ने पूछा था कि अगर आप गए थे स्टिंग करने तो आपके पास कैमरा होना चाहिए था, अपने कैमरे के वीडियो आप दिखा दीजिए कि आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो तो आपके पास नहीं है। आप स्टिंग करने ऐसे कैसे गए कि आपके पास कोई कैमरा नहीं है, सामने वाला ने आपका वीडियो बना लिया? तो सब लंबी बात इस पर हुई थी, उस बैकग्राउंड में अब जाने का बहुत मतलब नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जब सुधीर चौधरी को बीए से निकाला गया तो सुधीर चौधरी ने मानहानि का केस कर दिया बीए पर कि प्रॉपर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई या गलत तरीके से निकाला गया, बहुत सारी बातें उसने की होगी, वो केस लंबा चला और बीए को लड़ना पड़ा। एक एडिटर्स की बॉडी जिसका कोई फंडिंग नहीं है, कोई ऐसा कोई फंड नहीं है जो आप वकील खड़े करें, तब भी 2-3 वकील जो मददगार थे, कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद किसी ढंग से सुधीर चौधरी का नवीन जिंदल से कुछ एडजस्टमेंट हो गया या नवीन जिंदल ने केस विड्रॉ किया या कुछ ऐसा हुआ जिससे जो मुख्य केस था वो कमजोर हुआ और उसके बाद फाइनली ये हुआ कि सुधीर चौधरी दबाव ऐसा बनाए या बना कि सुधीर चौधरी को बीए में, मतलब शायद ऐसी कुछ बात हुई कि सुधीर चौधरी बीए में वापस आएंगे तो केस वापस आएगा, ऐसी कोई बात हुई थी। और उसी बीच मैंने इस्तीफा दिया कि मैं उससे सहमत नहीं था, क्योंकि वो फैसला ऐसा था जिससे सहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और जब उनको बीए से हटाया गया था उसमें सारे लोग सहमत थे। खैर, अब पूरा चूंकि मामला कई साल का है इसलिए पूरा मुझे महीना और साल पूरा ठीक से याद नहीं, लेकिन हुआ ही। तो खैर मैं बीए से दूर हो गया, इस्तीफा दे दिया। तो मैं कागज पे हो सकता है महासचिव हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस्तीफा दिया और 4 साल या 5 साल हो गए। तो अब उस संस्था को जिंदा किया जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे कुछ चंद चेहरे जिन पर आरोप लगे हैं। अब उसी संस्था में, जिस संस्था से सुधीर चौधरी को बाहर कर दिया गया था, उसी संस्था की मीटिंग में सुधीर चौधरी के बचाव की रणनीति बनना तो ऐतराज की बात तो है। और बात यह है कि इसमें से कौन एंकर है, कौन कौन एंकर्स हैं जो कह सकें कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं। सब लोग, अमन चोपड़ा हो, सुधीर चौधरी हो और ये क्या नाम है, अमीश देवगन है, वो लगातार लिखते रहे, सवाल पूछ रहे थे इसलिए विपक्ष डर गया, सवाल पूछ रहे थे इसलिए विपक्ष परेशान हो गया। वो सवाल तो पूछना जारी रखेंगे। आप में से कितने लोगों ने इन सब से 9 साल में एक भी सवाल मोदी सरकार से पूछते देखा है? 9 साल में 900 मौके ऐसे आए होंगे
या 90 तो कम से कम, कि प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह या योगी से सवाल पूछते। एक भी सवाल इनमें से किसी ने 9.25 साल में न प्रधानमंत्री मोदी से पूछे, न 6.5 साल यूपी में योगी के होने जा रहे हैं, न योगी से पूछे, न अमित शाह से पूछे, किसी से नहीं। इनके सारे सवाल विपक्ष के लिए हैं। लेकिन उससे बड़ा खतरा जो इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा कि आप नफरती पत्रकारिता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, रोज हिंदू मुसलमान, अमन चोपड़ा के जो शोज के जो थंबनेल लगातार ट्विटर पर वायरल होते हैं, जो 70-80% उनके शोज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर होते हैं और बाकी विपक्ष को टारगेट करने वाले होते हैं, ये लगातार वायरल होते रहते हैं। तो इनको तो मुंह नहीं है कहने का कि वो सवाल पूछ रहे थे। अगर सवाल पूछते तो सत्ता में जो है उससे 100 में कम से कम 70 सवाल उधर पूछते, तो फिर 3 विपक्ष में भी पूछते। लेकिन वहां 0 और यहां 100 के 100। तो ये सब चीजें हैं। अब ऐसी स्थिति में संपादकों की संस्था को जिंदा किया जाना, मुझे नहीं पता कि उसमें अब कौन लोग उस मीटिंग में जाएंगे, मुझे नहीं पता उस मीटिंग में फैसला क्या होना है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उस मीटिंग में सुधीर चौधरी भी हों और लोग हों जिन पर आरोप लगे हैं। तो देखना है क्या होगा, वो फैसला बीए करे। लेकिन अफसोस कि बीए इसके लिए बना नहीं था, अफसोस कि बीए की बुनियाद इसके लिए थी नहीं। लेकिन आज का दौर ऐसा है, मालिक भी उसी लाइन में कदम ताल कर रहे हैं, संपादक भी उसी लाइन में है, और सबको प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके चारों तरफ रक्षा कवच बनाना है और उसके बाद इंडिया से अपने एंकर्स को बचाना है। एकमात्र मकसद है कि कैसे एंकर्स का बहिष्कार खत्म हो और अगर कोई दूसरी लिस्ट आ रही है तो वो ना आए। बहरहाल बाकी मकसद यही था। बाकी इसकी कुछ और कहानी है जो मैं या तो आगे लगातार वीडियो में बताऊंगा। ये दौर जो 9.25 साल का दौर है, वो दौर जो 14 के पहले था, हमने वो दौर भी देखा जब 11, 12, 13 लगातार अन्ना आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ खबरें चलती थी। वही अर्नब गोस्वामी हीरो 11, 12, 13, 14 में बने और मैं उनका प्रशंसक था। मैं कहूंगा मैं मुरीद था अर्नब गोस्वामी का। उनकी धार, उनके तेवर, उनकी शैली और जिस तरह से सरकार पर की घेराबंदी करते थे और उस समय बहुत सारे आरोप सरकार पर लगते थे। वही अर्नब गोस्वामी उसके बाद क्या हो गए और बीते 5-6 सालों में क्या हो गए, सब आपके सामने है। उस दौर में हम सब लोग सरकार की परवाह नहीं करते थे और ऐसी कई घटनाएं हैं कि सरकार के मंत्रियों के साथ कैसे वाद विवाद हुआ, कैसे बहसें हो जाती थी, कैसे सरकार दबाव बनाने की छिटपुट अगर किसी ने कोशिश भी की तो किसी ने मानी नहीं। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 11 में कहीं से प्रधानमंत्री मोदी के आने की आहट नहीं थी। 13 में उनकी उम्मीदवारी प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित हुई थी गोवा में। 11 से चुनाव 4 साल थे, 14 में चुनाव होना था। अगर 11 में जिस समय अन्ना आंदोलन 5 अप्रैल अगर तारीख याद है शुरू हुई और जिस तरह से 24 घंटे कवरेज हुआ चैनल पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल के, प्रशांत भूषण के, अन्ना हजारे के, तमाम लोगों के, और लाइव टेलीकास्ट में न जाने क्या क्या आरोप लगते रहे। उनमें से 100 में से 99 आरोप आज तक साबित नहीं हुए। न केजरीवाल ने साबित किया, न अन्ना हजारे ने साबित किया, न साबित हुआ। बल्कि अब क्या राजनीति आप जानते हैं। लेकिन कभी सरकार की तरफ से अगर दबाव पड़ा होता, अगर जैसे आज सरकार के सामने घुटने टेकने की नौबत है, अगर उस तरह से उस दौर में मनमोहन सिंह और अहमद पटेल और सरकार के लोग, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी, जो लोग भी थे, आनंद शर्मा, अगर उन्होंने तय किया होता कि मालिकों को हमको दबाना है, डराना है, या मालिकों पर इतना दबाव डालना है कि ये जो 24 घंटे लाइव कवरेज हो रहा है अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान से, जिसमें पूरी सरकार को करप्ट, भ्रष्ट कहा जा रहा है, तो शायद स्थितियां दूसरी होती। लेकिन कोई ऐसा दबाव आया नहीं। सरकार ने कभी चैनल पर उस तरह से दबाव बनाया नहीं। एक बार कोशिश की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी, जगह मुझे याद नहीं, मैं उस मीटिंग में था नहीं, लेकिन बहुत सारे साथी थे, जिसमें कपिल सिब्बल थे, जिसमें अंबिका सोनी थी, जिसमें सलमान खुर्शीद थे, जिसमें पवन बंसल थे, जिसमें चिदम्बरम थे। एक मीटिंग हुई थी 6, 7, 8 मंत्री, और उसमें संपादकों को बुलाया गया था, शायद कुछ चैनलों के मालिक भी हैं। और वहाँ उन्होंने कहने की कोशिश की कि कैसे आप मीडिया का रोल जो अन्ना आंदोलन के दौरान आप कितना बहुत तेवर और आक्रामक के साथ आप कई बार आउट ऑफ वे जाकर कवरेज कर रहे हैं, और कुछ एतराज़ था। लेकिन उस मीटिंग में कुछ लोगों ने सख्त एतराज किए थे, और यहाँ तक कि कपिल सिब्बल से आशुतोष, तब IBN के एडिटर थे, बकझक तक हो गई थी। वो दौर था जब परवाह नहीं करते थे, और ये दौर है जब सरकार तय करती है, और सरकार के डर से, सरकार तय करे या ना करे, दोनों स्थितियां। एक तो सरकार तय करती है, खिलाफ अगर करोगे तो क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अगर बहुत सारे एंकर ऐसे हैं कि स्वतः सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में हो गए, दबाव हो या ना हो, भीतर से हिंदुत्ववादी हो गए और भीतर से विपक्ष से उनको प्रॉब्लम है या
उनकी जो नफरती प्रवृत्ति थी वो इतनी जागृत हो गई, या प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए या उनके गुड बुक में रहने के लिए वो ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो खैर बात इस पर होती रहेगी कई राउंड। कल की मीटिंग में क्या होता है वो भी देखते हैं। अब देखना है कि मालिकों के बीच क्या राय बन रही है। लेकिन चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 11 राज्यों में जिनके मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के गठबंधन के, कहीं ये मुख्यमंत्री ऐसा न कर दें कि कुछ राज्यों में विज्ञापनों पर कटौती कर दें, कॉन्क्लेव का स्पॉन्सरशिप बंद कर दें, क्योंकि अभी 2.5 महीने विधानसभा में और उसके बाद 8 महीने लोकसभा में ऐसे बहुत सारे कॉन्क्लेव होते हैं राज्यों में। ये चिंता भी मालिकों में होगी, ऐसा मुझे अंदाजा है। और ये चिंता ही है कि वो रणनीति बनाने में जुटे हैं कि कैसे कोई बातचीत का दरवाजा खुले, बहिष्कार वापस हो या आगे क्या हो। क्या चैनल्स इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से बहिष्कार का भी फैसला कर सकते हैं? क्या चैनल्स को लगेगा कि अगर इंडिया गठबंधन अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता है तो हम आपके सारे कवरेज को बंद कर देंगे, आपको कहीं नहीं दिखाएंगे? क्या ये कर सकता है? ये सब अभी हमें देखना होगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत सारी कहानियां समय समय पर सुनाता रहूंगा, बात करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।